नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स से प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन देख लिए हैं, इसमें प्रकाश के अपवर्तन देखेंगे। इस एक ही वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन पूरा समाप्त करेंगे लोग। तो यहाँ से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। इसके पहले आपको हम बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, अब शुरू किया जाए। प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारा पाठ का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, यही है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का सीधा सीधा अर्थ समझा जाए कि एक घनत्व से दूसरे घनत्व में कोई वस्तु जाती है तो वहाँ प्रकाश या तो अभिलंब की तरफ मुड़ता है या अभिलंब से दूर मुड़ता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो उसके प्रकाश का दिशा में जो परिवर्तन हो जाता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या क्या इसके लिए जरूरी है? कम घनत्व से अधिक घनत्व में प्रकाश जाने पर अभिलंब के तरफ मुड़ता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर ये पहला जो फिगर है, यहाँ ऊपर वायु है, ये कांच का एक स्लैब है, सिल्ली है। ये कम घनत्व से प्रकाश इसमें आ गया तो ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो सीधा यहाँ पर मुड़ गया, जबकि इसको चले जाना चाहिए सीधा। यह अभिलंब है, अभिलंब की तरफ मुड़ गया, तो यही मुड़ने की दिशा है। अधिक घनत्व से कम घनत्व में प्रकाश जाने पर अभिलंब से दूर होता है। देखिए, ये कांच का स्लैब है जो अधिक घनत्व है, प्रकाश को यहाँ से ले जाते हैं तो ये जो सीधा लाइन होता है इस पर कांच के स्लैब पर 90 डिग्री, ये क्या होता है? अभिलंब होता है। इसको चल जाना चाहिए सीधा इधर, लेकिन इधर ना जाकर ये यहाँ से अभिलंब से दूर होता है। ये अभिलंब है, इससे दूर हो गया। जबकि इसके पहले वाले हम देखे थे लोग कि कम घनत्व से अधिक घनत्व में आते हैं तो इसको चलाना चाहिए इधर सीधा, लेकिन यह अभिलंब है, अभिलंब की तरफ ये मुड़ गया, ये होता है। आगे देखिए, इसके बाद अपवर्तित किरण। अभिलंब बिंदु से दूसरे घनत्व में वस्तु में जो प्रकाश पहुंचता है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर बनाकर हम आपको समझाएं तो देखिएगा, ये एक कांच का स्लैब है, ये इसका अभिलंब है, ये हुआ यहाँ से, ये हो गया आपतित किरण, और ये इधर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है तो ये हो गया अपवर्तित किरण। ये है आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, यानी कि जो आ रहा है वो आपतित, और अधिक घनत्व यानी दूसरे घनत्व में जब ये पहुंच जाता है तो इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण अभी हम लोग देखें, वह किरण जो आकर अभिलंब बिंदु पर काटती है या मिलती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपतित किरण है और ये जो है ये अपवर्तित किरण है। तो आपतित और अपवर्तित। अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर यह अभिलंब हुआ, यह अपवर्तित किरण है, इसके बीच का जो ये कोण है यह अपवर्तित कोण कहलाता है, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह है आपतन कोण और यह है अपवर्तन कोण। आगे देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं इसको? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब सभी एक ही बिंदु पर एक ही तल में मिलते हैं। यहाँ पर यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब है, सभी के सभी एक ही बिंदु पर, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये पहला नियम है इसका है। दूसरा है कि म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। म्यू क्या है? तो म्यू एक ऐसे यू और एक बड़ा सा यहाँ बना देते हैं तो ये म्यू है, ग्रीक भाषा का शब्द है म्यू। इस म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पर ये आपतन कोण है तो इसको आई कहते हैं, ये अपवर्तन कोण है तो इसको आर कहते हैं।
तो म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर। ये साइन आई हो गया, साइन का जो मान होगा इस आई के साथ थीटा जो होगा उसके साथ रखेंगे, आर जो होगा आर यहाँ पर होगा, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर। ये दूसरा इसका नियम होता है। देखिए साइन आई बट्टे साइन आर, म्यू एक नियतांक है, साइन आई आपतन कोण है, साइन आर अपवर्तन कोण है। ये होता है म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। इसको हम म्यू पढ़ते हैं इस तरह के जो बना हुआ है। आगे है इसके बाद देखिएगा पार्श्वीय विस्थापन। पार्श्वीय विस्थापन का स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए ये एक सीधा प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश को चला जाना चाहिए इधर, लेकिन यहाँ से मुड़ गया है। इसको हम यहाँ फिगर के माध्यम से आपको दूसरा बनाकर दिखाएं। देखिएगा ये कांच का स्लैब हो गया, सपोज प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ एक अभिलंब बनाए, यह अभिलंब के तरफ मुड़ी जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी एक अभिलंब बना दे, इसको चलाना चाहिए इधर, इधर चलाना चाहिए, यहाँ से इधर चल जाना चाहिए, लेकिन इधर न जाकर ये यहाँ से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ अभिलंब की तरफ पाएगा और इसके बीच की जो दूरी होती है यही पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। ये दूरी ही पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। देखिए प्रकाश यहाँ से आना चाहिए और चल जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर न जाकर ये यहाँ से अभिलंब की तरफ मुड़ गया और यहाँ जैसे फिर अधिक घनत्व से कम घनत्व में आया तो अभिलंब से दूर मुड़ गया। इसके बीच के जो दूरी है यही हमारा क्या कहलाता है, पार्श्वीय विस्थापन। यही यहाँ पर दिया गया है, पार्श्वीय विस्थापन। आगे देखिएगा इसके बाद पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। क्या क्या कारण हो सकता है। पार्श्वीय विस्थापन कांच के स्लैब की मोटाई और कठोरता का सीधा समानुपाती होता है। मोटाई और कठोरता, अगर ये कांच का स्लैब ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा इसमें विस्थापन होगा, कम मोटा होगा तो कम विस्थापन होगा। अगर ये कांच के स्लैब का घनत्व डेंसिटी अधिक होगा तभी भी ज़्यादा विस्थापन होगा, इसका डेंसिटी कम होगा तो कम विस्थापन होगा। दूसरा है प्रकाश तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्ध्य का अर्थ होता है कि प्रकाश की गति कितनी तेज है, जितना तेज होगी उतना ही कम यहाँ पर विस्थापन होगा और जितना इसकी गति धीमी होगी उतना ही यहाँ पर ज़्यादा विस्थापन होगा। तरंगदैर्ध्य होता है सीधा कहें कि स्पीड, प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की स्पीड। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है ये 7 रंगों का मिश्रण है और 7 रंगों में सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा लाल होता है और सबसे कम बैगनी होता है। तो ये तरंगदैर्ध्य होते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। आपतन कोण की ज्या जो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे साइन आई बट्टे साइन आर, तो ये आपतन कोण की ज्या है, ये अपवर्तन कोण की ज्या है। इन दोनों के अनुपात यानी कि बट्टे को ही क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। इन दोनों की बट्टे को ही अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को ही म्यू से दर्शाते हैं। वही यहाँ पर है अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर। ये ध्यान रखिएगा नोट। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए साइन आई को निर्वात में प्रकाश का आपतन कोण निकालते हैं। निर्वात में प्रकाश का आपतन कोण निकालते हैं, यानी कहने का मतलब कि साइन आई जब भी होता है तो निर्वात के लिए लिया जाता है और आर जो होता है इस वस्तु के लिए लिया जाता है। जो भी आपके वस्तु में हम प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो इस वस्तु के लिए हम क्या लेते हैं, आर, और आई किसके लिए होता है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है इसके लिए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, इस वस्तु में प्रकाश की चाल कम होगी, तो इस कम वाले से भाग कर देते हैं तो वही अपवर्तनांक निकलता है। अब कुछ वस्तुओं का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पदार्थ हो गया, अपवर्तनांक हो गया। वायु का अपवर्तनांक कितना है, 1.0003, यानी कहा जाए कि सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है ये इस वायु का ही होता है। आगे देखिएगा पानी का 1.33, घनत्व बढ़ते जा रहा है। केरोसिन 1.44, एल्कोहल 1.36,
तारपीन का तेल 1.47, कार्बन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का 1.63 है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, बेंजीन 1.50, पिघला क्वार्टज 1.46, क्राउन कांच 1.48 से 1.61, यहाँ बर्फ है 1.31, लिंट्स कांच यानी कि 1.53 से 1.96, कैनाड बाल 1.53, मणिक 1.71, नीलम पत्थर 1.77, सेंधा नमक 1.54 और हीरा 2.42। इनके सबसे ज़्यादा अपूर्णांक जो होता है वह हीरा का होता है और सबसे कम अपूर्णांक जो होता है वह वायु का होता है। आगे इसके बाद देखा जाए यहाँ पर लेंस के विषय में पढ़ना है इसमें। इसके पहले हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर लेंस है। लेंस दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताएं कि एक ये ज्यामितीय है और दूसरा ये ज्यामितीय है। इन दोनों को अगर आपस में यहाँ पर मिला दें, इसके बीच का क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र बनेगा ये क्या बनेगा? अवतल लेंस। क्या बनेगा? अवतल लेंस। इसी दोनों को हम यहाँ पर बना दें इस तरह से, तो ये जो बीच का क्षेत्र बनेगा ये उत्तल लेंस बनेगा। उत्तल लेंस बनेगा। तो ये अवतल और उत्तल है, दो ज्यामितीय आकारों के बीच का क्षेत्र है, अवतल और उत्तल। यही है यहाँ पर कि यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर जो फिगर है, ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। इसी को यहाँ पर है उत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसके दोनों किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए ये दोनों किनारों पर पतला है और बीच में क्षेत्र जो है मोटा है। इस फिगर में भी ये दोनों किनारों पर पतला है और बीच में ये मोटा है, तो ये क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस यहाँ पर तीन प्रकार के होता है। देखिएगा इसके कि उत्तल लेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ये तीन प्रकार के लेंस होते हैं। देखिए पहला उभयोत्तल लेंस, वैसा लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। इनके दोनों तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ हो बीच में, उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल उत्तल हो। एक तल समतल तथा दूसरा तल उत्तल हो उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समतल धन उत्तल। तो देखिए ये तल समतल है और एक साइड उत्तल है, तो इसे क्या कहेंगे? समतलोत्तल लेंस। तीसरा आता है अवतलोत्तल लेंस। तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल से स्पष्ट हो रहा है, एक तल अवतल होगा और दूसरा तल उत्तल होगा। वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल तथा दूसरा तल उत्तल हो उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। देखिए एक अवतल है यानी धंसा हुआ है और दूसरा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। देखिए ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग का मोहर है, साइंस कोचिंग सेंटर भोरे ये पड़ता है, गोपालगंज जिला, बिहार राज्य में पड़ता है, सतीश सर, और ये नंबर है, ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग का मोहर है। अब देखिएगा अवतल लेंस, अभी तक हम लोग देख रहे थे उत्तल, अब यहाँ पर है अवतल। अवतल जो यहाँ पर देख रहे थे लोग कि दो ये ज्यामितीय आकृति है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है इसे अवतल कहते हैं। अवतल में क्या है? दोनों बगल ये चौड़ा क्षेत्र है और बीच में जो है पतला है इसके तुलना में, तो इसे अवतल कहते हैं। देखिएगा वैसा लेंस जिसका दोनों किनारे मोटा तथा बीच का भाग पतला हो उससे अवतल लेंस कहते हैं। इनके दोनों किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। ठीक उत्तल के जैसा ही नाम है,
यहाँ लास्ट में अवतल लग गया है, उभय अवतल। वहाँ अलग था, क्या था, उभयोतल था, उतल से था, यहाँ अवतल से है। देखिएगा पहला उभयावतल, वैसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो उसे उभयावतल लेंस कहते हैं। दोनों अवतल यानी दोनों तरफ से धंसा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, उभयावतल कहते हैं। दूसरा है समतलावतल, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल अवतल हो उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। देखिए ये एक समतल है और दूसरा इधर का हिस्सा क्या है, अवतल है यानी धंसा हुआ है, इसे क्या कहेंगे, समतलावतल लेंस कहेंगे। तीसरा आता है यहाँ पर उत्तलावतल, वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल तथा दूसरा तल उत्तल हो उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, उत्तल है और ये अवतल है, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तलावतल लेंस कहेंगे। अब हम लोग देखें लें यहाँ पर कि लेंस के क्या क्या नियम होते हैं। जिस तरह दर्पण में इसके पहले पढ़े थे लोग, ऐसा ही लेंस में। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके 3 नियम है। कौन कौन से, यहाँ पर देखिएगा कि 3 में 2 मुख्य है और इसी दोनों का यहाँ पर चर्चा किया गया है, ध्यान रखिएगा। पहला है प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से आता है तो उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं होता है। यानी कि यह प्रकाशीय केंद्र है, इसको हम यहाँ फिगर बनाकर बताएं कि ये एक उत्तल लेंस है, ये जो यहाँ है ये हो गया कहें कि लेंस का द्वारक, इसके बीच का जो सेंटर है इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। और इस प्रकाशीय केंद्र से जो सीधा किरण आएगा इसमें, ये प्रकाशीय केंद्र से इसमें कोई भी प्रकार के विस्थापन नहीं होगा। देखिएगा प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से आता है तो उसमें किसी भी प्रकार के विस्थापन नहीं होता है। ये सीधा प्रकाशीय केंद्र से आ रहा है तो यहाँ से सीधे ये पार करके निकल जाएगा, इसमें विस्थापन नहीं होता है। दूसरा है कि जब आपतित किरण लेंस के एक सतह से टकराती है, देखिए ये आपतित किरण है, इस लेंस के पहला सतह से टकरा रही है, तो वह लेंस के अंदर प्रकाशीय केंद्र से होकर, यानी कि इस लेंस के अंदर जो प्रकाशीय केंद्र है इससे होकर दूसरे सतह तक पहुंचती है, यहाँ से मुड़ेगी और प्रकाशीय केंद्र से एकदम सीधा इस सतह तक आएगी। यानी कि ये अंदर एकदम सीधा आती है और कहाँ से आती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है और वहाँ से अपवर्तन के अनुसार आपतित किरण के समानांतर हो जाती है। जो ये आपतित किरण है इधर से जाती, इसके फिर क्या होती है, समानांतर हो जाती है। ये इसका 2 नियम है, इस दोनों नियम को ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर हम लोग आगे देखेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। इस परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि लेंस में कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं और वह कहाँ होता है। देखिए सबसे पहला प्रकाशीय केंद्र जो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये क्या है, लेंस के अंदर जो बीच का भाग है यह प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, जो इस प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष पर होता है और लेंस के बीचों बीच होता है, ये प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। देखिएगा लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है। यानी प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन, देखिएगा ये पहला पृष्ठ है, आइए दूसरा पृष्ठ है, ये कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा। इसके पहले वाले में भी देख रहे थे लोग, ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है, यहाँ से मुड़ेगा तो ये इसके केंद्र से होकर जाएगा, तो इसे ही कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। देखिएगा दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है तो उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसका ओ का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशीय केंद्र। आगे इसमें और भी नाम मिलेगा, उसको देखा जाए। यहाँ पर देखिएगा प्रधान अक्ष क्या होता है कि लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को, तो ये जो है यहाँ पर ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है
इसको मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये प्रधान अक्ष हुआ। लेंस का द्वारक, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये वृत्तीय परिधि है, इसके व्यास यहाँ से यहाँ तक के जो बीच वाली लाइन है इसे क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं, यानी कि इसे लेंस का द्वारक कहते हैं। आइए देखिएगा कि यहाँ पर लेंस दो प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल। सबसे पहले अवतल में देख लिया जाए और उसके बाद उत्तल में। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, आपको बता दें कि इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा बस दो प्रकार का होगा। क्यों दो प्रकार का होगा? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें फोकस दूरी दोनों तरफ है, एक अनंत पर रखते हैं और दूसरा अनंत और इसके लेंस के बीच रखते हैं, और यही दो प्रकार के यहाँ पर बनता है। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा तो प्रकाश समानांतर आएगा किसके? प्रधान अक्ष के। ये प्रधान अक्ष है, इसका समानांतर प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश यहाँ इसके द्वारक से मुड़ जाएगा। तो मुड़ेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये मुड़ेगा तो यहाँ पर फोकस बिंदु पर ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो क्या? यहाँ पर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या क्या बनेगा देखिएगा। प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है, लेंस के सामने यानी कि इसी साइड बनता है, तो ये लेंस के सामने कहा जाता है। ये अगर होता इस साइड तो इसको पीछे कहा जाता। तो प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा क्योंकि एफ बिंदु पर बन रहा है, ए पर बन रहा है, इसलिए बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा क्योंकि ये तो प्रकाश इधर बढ़ जा रहा है, पीछे ये कल्पना ही तो किया जा रहा है। प्रकाश सामने चल जा रहा है, पीछे कल्पना किया जा रहा है कि जाकर यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, यहाँ एफ पर यह प्रतिबिंब बनेगा, F2F इधर आगे होगा। दूसरा है देखिएगा यहाँ पर वस्तु अनंत और O के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और ये ऑप्टिकल इसके बीच कहीं हो या कहीं के लेंस के बीच हो तो क्या क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर वस्तु है, एक ये प्रकाश यहाँ से समानांतर आएगा और समानांतर आएगा तो इस द्वारक से ये प्रकाश एक मुड़ जाएगा आगे, यानी कि इससे दूर हो जाएगा। दूसरा यहाँ ऑप्टिकल से जो आएगा तो ये तो सीधा चल जाएगा, तो ऑप्टिकल से और ये दोनों यहाँ कटता हुआ प्रतीत होगा इस बिंदु पर। इस बिंदु पर जो कटता हुआ प्रतीत होगा इसको मुख्य रूप से हम लोग ए और बी लेते हैं। यहाँ पर ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिएगा क्या क्या स्थितियाँ इसमें बनेगी कि प्रतिबिंब एफ डैश और लेंस के बीच बनेगा। देखिए ये एफ डैश है और ये लेंस है, प्रतिबिंब एफ डैश और लेंस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, देखिए ये वस्तु है, ये छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा क्योंकि प्रकाश इधर चल जा रहा है, वास्तव में मिल तो नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो प्रतीत हो रहा है तो क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा और प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा। ये अवतल लेंस में यही दो स्थितियाँ बनती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो देखिएगा यहाँ उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल लेंस में हम लोग को 6 प्रकार के प्रतिबिंब को यहाँ देखना है। उत्तल में 2 था, यहाँ पर 6 मिलेगा, तो इस 6 को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, एकदम पूरी तरह से आपका कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर होगा। देखिएगा जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश समानांतर आएगा किसके? प्रधान अक्ष के, और यहाँ प्रकाशीय केंद्र से ये जो है यहाँ से ये मुड़ेगा और मुड़कर वास्तव में जाकर एफ पर मिलेगा और यहाँ से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार हो जाएगा। ये पहला स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रकाश समानांतर आएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या स्थितियाँ बनती है इसको। तब प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, एफ पर यहाँ ऑप्टिकल से दाहिने जब जाते हैं तो इसको एफ और 2F दर्शाते हैं, इस ऑप्टिकल से बाएं रहते हैं तो एफ डैश और 2F डैश से दर्शाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको पार करके आगे बढ़ रहा है यानी कि एफ पर बन रहा है, पीछे बन रहा था इसके पहले तो वो एफ डैश पर बन रहा था, तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यहाँ पर क्या है? छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा
तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, इसको पीछे कहते हैं, और ये जिधर से प्रकाश आ रहा है उसको आगे कहते हैं। तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यहाँ पर जो उल्टा बन रहा है ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल में क्या हो रहा था, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था। आगे देखिए इसके बाद 2 नंबर, जब वस्तु अनंत और 2f डैश, ये f है, ये 2f है, अनंत और 2f डैश के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए एक समानांतर आएगा, ये कहाँ f से होकर जाएगा, एक ऑप्टिकल से होकर चलाएगा, ये दोनों आकर f और 2f के बीच मिल जाएगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये बनेगा a डैश और ये b डैश, पर वस्तु होगा a और b। देखिए क्या क्या बनेगा, प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनेगा। देखिएगा प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा। ये भाग पीछे है और इधर वाला आगे होता है। ये 2 कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये सारी बात ध्यान रखिएगा, इससे 1 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, और न्यूमेरिकल भी इस पर आता है, जो लेंस सूत्र हम लोग पढ़ेंगे उसमें। जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए हम लोग अनंत से धीरे धीरे वस्तु को करीब ला रहे हैं। पहले अनंत पर था, उसके बाद अनंत और 2f डैश के बीच था, अब है वस्तु 2f पर हो तो, तीसरा कंडीशन। देखिए ये 2f पर होगा तो एक समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, एक ऑप्टिकल से जाएगा, समानांतर आएगा वो फोकस से होकर जाएगा, ये ऑप्टिकल से होकर जाएगा, यहाँ ऑप्टिकल से, तो ऑप्टिकल से होकर जाएगा तो ये कहाँ मिलेगा, 2f पर मिल जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिएगा प्रतिबिंब 2f पर बनेगा, ये 2f इस साइड राइट साइड होता है और डैश वाला लेफ्ट साइड होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर। प्रतिबिंब वस्तु से के बराबर बनेगा, एकदम ये दोनों आपस में बराबर होंगे। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ये हमारा तीसरा कंडीशन रहा। चौथा आगे है, यहाँ पर देखिएगा, जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या बनती है। इसको अभी कहाँ था, 2f पर था, अब 2f और f के बीच हो, इसके बीच तो क्या है, एक पहला प्रकाश लेते हैं जो समानांतर आता है किसके, प्रधान अक्ष के, और दूसरा ऑप्टिकल से आता है। तो ये दोनों थोड़ा सा दूर जाकर मिलेगा, ये कहाँ, 2f से बाद में मिलेगा, इधर मिलेगा, तो जहाँ मिलेगा वहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये हमारा लाइन आता और नीचे तक यहाँ तक आता, तो क्या हो रहा है, देखिएगा स्थिति, प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनेगा, 2f और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, देखिए ये वस्तु है, इससे ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, पीछे ही तो बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी कि ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है, 4 नंबर तक, 5 में देखिएगा हम लोग कहाँ रखे थे, 2f डैश और f डैश के बीच। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कहाँ रखेंगे, f डैश पर। जब वस्तु f डैश पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए f डैश पर है तो एक समानांतर प्रकाश आएगा प्रधान अक्ष के, जो फोकस होकर जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल से आएगा। ये दोनों आगे बढ़ेगा तो कहीं मिलेगा नहीं, ये समानांतर होते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो क्या क्या स्थितियाँ बनेगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी कि अनंत पर जाएगा, समानांतर जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर जाएगा तो बहुत बड़ा ही होगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा। ये 5 कंडीशन हुआ। छठा और लास्ट कंडीशन यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये एफ पर इसके पहले रख दिए थे, अब एफ और लेंस के बीच रखेंगे। देखिए वस्तु एफ डैश और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, एफ डैश और लेंस के बीच होगा तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या बनेगा। ये प्रधान अक्ष है, ये एफ है, ये ओ है, ये लेंस है। इसके बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो एक समानांतर प्रकाश आएगा यहाँ ऑप्टिकल के पास से, इसके सामने से ये मुड़कर एफ से चल जाएगा, और दूसरा ओ से ऑप्टिकल से जाएगा। ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई बढ़ते जाएगी, बढ़ेगी तो वास्तव में तो कहीं मिलेगा नहीं,
तो इसको हम इधर आगे बढ़ा के कल्पना कराएंगे। ये जैसे आगे बढ़ेगा तो इधर मिलता हुआ प्रतीत होगा, जहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा यहीं पर हमारे वस्तु का क्या होगा, निर्माण होगा। जहाँ ये मिलता हुआ प्रतीत होगा इसी बिंदु पर वस्तु का निर्माण होगा। इसको हम क्या ए और बी से दर्शाते हैं, तो ये हमारा ए डैश और यहाँ बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए प्रतिबिंब एफ डैश और अनंत के बीच, एफ डैश और अनंत के बीच कहीं भी बन सकता है। जितना ही ये चौड़ा होगा उतना ही नज़दीक बनेगा। ये जितना ही कम चौड़ा होगा, यानी समानांतर से अधिक तो होगा ही, कम चौड़ा होगा उतना ही दूर ये बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। वास्तव में देखिए काल्पनिक ही तो बन रहा है, प्रकाश इधर जा रहा है तो मिलेगा नहीं तो हम लोग कल्पना करेंगे पीछे ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, देखिए सीधा बनेगा, जैसे वस्तु है वैसा ये भी बन रहा है। प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा, ये लेंस है इसके ये पहले बन रहा है यानी कि सामने है। अभी तक इसके पहले क्या बन रहा था, इस लेंस के पीछे बन रहा था। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वस्तु है इससे बड़ा ये प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, जब वस्तु से बड़ा बन रहा है। आगे इसके बाद है देखिएगा यहाँ पर जो मुख्य आता है हमारा क्या, लेंस सूत्र। क्या है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में ये हमको सिद्ध करना होता है क्या चीज़, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u सिद्ध करना होता है। तो सिद्ध करने में ये फिगर को हमको एक ज़रूरत पड़ता है, और ज़रूरत में मुख्य रूप से हम लोग उत्तल का ही लेते हैं, अवतल पर भी लेकर सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको समझाने के लिए उत्तल पर लिए हैं। उत्तल पर देखिएगा ये एक उत्तल लेंस है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये ऑप्टिकल है, ये फोकस दूरी है f है, ये 2f है और ये वस्तु है। तो जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी इसको हम u से दर्शाते हैं, देखिएगा यहाँ u है। दूसरा जो प्रतिबिंब की दूरी होती है यहाँ से, इसको हम v से दर्शाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये v से होगा यहाँ से, और यहाँ से फोकस दूरी जो होगा ये f से दर्शाते हैं। इसको हम यहाँ पर फिगर साफ बना दें जिसको आप देखें। ये देखिएगा ये ऑप्टिकल है, ये हमारा f डैश होगा, ये 2f डैश होगा, इधर f होगा और इधर 2f होगा। एक हम वस्तु ले रहे हैं इधर कहाँ, अनंत और 2f डैश के बीच। तो दो यहाँ से रे का प्रयोग करेंगे, एक इसका समानांतर आएगा, ये फोकस दूरी से होकर फोकस बिंदु से आगे बढ़ जाएगा। प्रकाश इधर से आ रहा है, यहाँ से होकर यह आगे बढ़ जा रहा है। दूसरा हम लाएंगे जो ऑप्टिकल से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, ऑप्टिकल से होकर जाएगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम नाम दे ए बी, ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। नाम इसी के अनुसार लिख ले, ये समझने में आसानी होगी। ए बी और ए डैश बी डैश, यहाँ हो गया एम और ये हो गया एन, यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिकल कहलाएगा। ये एफ है, यहाँ से जो दूरी है इसको हम लें, यहाँ से ये जो दूरी है ये हो गया एफ, यहाँ से ये जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको लेते हैं v, और ये वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको लेते हैं u। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये u है, ये v है और ये f है। इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। देखिएगा तो इसको हम यहाँ पर मोड़ के आपको छोटा कर दें फिगर ये, कि जिससे कि समझने में आसानी होगी, देखने में। देखिएगा यहाँ पर देखिए दिया गया है BM पैरेलल AO, ये जो BM है ये इस प्रधान अक्ष के समानांतर है, ये जो BM है ये इस प्रधान अक्ष के समानांतर है। एवं AB इक्वल टू OM, ये जो ऊंचाई है यही ऊंचाई यहाँ पर भी है OM का। हमको सिद्ध करना है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। देखिएगा ये हमारा लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसी को सिद्ध करना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले प्रमाण में
BAO, त्रिभुज BAO इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में ये लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ही। त्रिभुज BAO एवं त्रिभुज B'A'O में देखिएगा, ये B'A'O यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इस पूरे में लिया जा रहा है। B'A'O और O में कोण BAO ये कोण और B'A'O ये कोण दोनों क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा कोण AOB, कोण AOB ये कोण इधर वाला, और कोण B'A'O यहाँ पर होगा। देखिए ये तो हो गया है 90। AOB A'OB ये कोण, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, शीर्षाभिमुख हो रहा है, एक दूसरे के सामने कोण है तो ये क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तीसरा देखिए ABO ये कोण और A'B'O ये पूरा कोण शेष कोण हो जाएगा। जब दो कोण आपस में बराबर हो गया है त्रिभुज का, तो तीसरा शेष कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं शेष कोण से। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज BAO B'A'O के समरूप हो जाएगा। ये समरूप का चिन्ह है, कैसे, तीनों कोण मिल रहा है तो एंगल से ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे, एंगल से। फिर आगे देखिएगा इसी प्रकार से जैसे ये समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं AB बटे A' B' AB बटे देखिएगा AB बटे A' B' लंब बटे लंब। फिर यहाँ AO बटे A'O आधार बटे आधार। फिर यहाँ BO बटे B'O कर्ण बटे कर्ण। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी हम दूसरा सिद्ध किए हैं, त्रिभुज MOF देखिएगा MOF। अब इसमें MOF इस त्रिभुज में देखिएगा, और फिर B'A'F देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी तो ये 90 डिग्री बन रहा है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों में लिया गया है। सेम उसी प्रकार से लिया जाएगा इसमें भी। MOF यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी हो जाएगा B'A'F ये भी 90 होगा, तो ये दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिएगा OFM और यहाँ पर हो जाएगा A'FB ये दोनों आपस में क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तीसरा शेष बच जाएगा OMF देखिएगा OMF यहाँ पर हो जाएगा A'B'F F वाले लिया गया है FB' क्या होगा, शेष कोण से ये भी आपस में समरूप हो जाएगा। देखिए MOF समरूप त्रिभुज B'A'O कैसे, एंगल से, ठीक समीकरण 1 के जैसे। यहाँ भी ले लिए हम OM बटे A'B' देखिएगा OM बटे A'B' लंब बटे लंब। दूसरा है OF बटे A'F आधार बटे आधार। MF बटे B'F MF बटे B'F कर्ण बटे कर्ण। तब यहाँ समीकरण 1 और 2 पता लग गया। अब यहाँ से देखिएगा समीकरण 1 और 2 से AB बटे A'B' AB बटे A'B' यहाँ पर क्या है OM बटे A'B'। अब यहाँ पर जो AB बटे A'B' है, यहाँ OM को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग लिए क्या थे, OM किसके बराबर है, AB के बराबर है। ये जो OM है किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो OM के बदले हम AB लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इस OM के बदले AB
ए डैश बी डैश है तो ये यहाँ पर हो गया, यानी कि समीकरण 1 और 2 दोनों इससे बराबर हो गया, आपस में बराबर हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। अब ये बराबर है तो हम ले सकते हैं जो हमें आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, ए ओ, क्योंकि हमको इस अक्ष पर सिद्ध करना है, प्रधान अक्ष पर, इसी पर दूरी ही तो सिद्ध करना है। यू वी एफ ये सब इसका दूरी है तो दूरी वाला ही लेंगे। तो दूरी वाले के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिए हैं, ए ओ बटे ए डैश ओ, ए ओ बटे ए डैश ओ, दोनों ये प्रधान अक्ष पर दूरी है, ए ओ बटे ए डैश ओ। फिर आगे है ओ एफ बटे ए डैश एफ, ओ एफ बटे ए डैश एफ, ओ एफ बटे ए डैश एफ, इसको लिया गया है। अब इसको लेके देखिएगा आगे इसमें मान पुट किया गया है, कैसे देखिएगा, ए ओ इसको यहाँ पर लिख दिया हम, क्या लेना है, ए ओ बटे ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ। इसमें हम फिर आगे मान पुट करें, देखिए यही बात लिखे हैं यहाँ पर, देखिएगा ए ओ, ए से ओ तक की दूरी क्या है, यू है, यू इसके बाएं साइड है यानी कि माइनस यू हो जाएगा, इस प्रधान अक्ष के बाएं साइड है यानी कि माइनस यू हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए ए डैश ओ, ए डैश कहाँ है, ए डैश ओ यहाँ तक क्या है, वी है, तो यहाँ पर वी ले लिए हैं क्योंकि इस प्रधान अक्ष से दाहिने है, दाहिने तो धनात्मक होगा वी। फिर क्या है ओ एफ, ओ एफ, ओ एफ क्या है, एफ है, तो एफ ले लिए हैं। और नीचे क्या है, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ के लिए देखिए अलग से कोई दूरी नहीं है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए ए डैश एफ के लिए इक्वल भी में से एफ को घटा सकते हैं, तो हमारा ए डैश एफ ये बच जाएगा। देखिएगा भी में से एफ को घटा दिए हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया है राइटिंग, तिरछा गुणा कर दिया गया है, माइनस यू से भी माइनस एफ में, माइनस यू से भी माइनस एफ में, फिर यहाँ पर गुणा हो गया है भी से एफ में, भी से एफ में, देखिएगा ये कोष्ट है, माइनस यू से भी में गुणा करेंगे तो माइनस यू भी, यहाँ माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें कि आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये माइनस है और ए भी माइनस है, दोनों माइनस में से मिलकर क्या हो गया है, प्लस, यू एफ हो गया है, और यहाँ एफ और भी है ही। अब यहाँ पर क्या किए हैं, इसको दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर इसमें भी यू भी एफ से भाग दे दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ बट्टे में लिख दिए हैं माइनस यू भी अब बट्टे यू भी एफ प्लस यू एफ बट्टे यू भी एफ, एफ बी बट्टे यू भी एफ। यहाँ से क्या हो गया, यू भी कट गया तो माइनस यहाँ बचा, एफ नीचे बचा, यहाँ से यू एफ कट गया है तो भी बचा प्लस में, यहाँ भी कट गया है एफ यू तो क्या बच गया, एफ भी कट गया तो यू बच गया है, तो इसको यू लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम सजा कर लिख देंगे, कैसे, तो देखिएगा 1/f को इसको RHS में लाए हैं, यहाँ पर आ गया है, 1/f को इधर लाए हैं RHS में आ गया है, 1/v LHS में है और 1/u इधर आ गया है। फिर इसको एक स्टेप आगे किए हैं तो यहाँ देखिएगा ये 1/f हो गया, 1/v और माइनस 1/u यहाँ पर क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। इस तरह से ये हमारा लेंस सूत्र भी सिद्ध हुआ। अब इसके बाद आगे देखा जाए हम लोग यहाँ पर कि लेंस में आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कैसे होता है, जैसे दर्पण में पढ़े थे लोग वैसा ही यहाँ भी है लेंस में आवर्धन। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये m बराबर v/u होगा, जहाँ m क्या है, आवर्धन है, v प्रतिबिंब की ऊंचाई और u वस्तु की ऊंचाई है।
देखिएगा यहाँ पर कि मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे। जैसे ये एक चित्र है, इसी में देख लिया जाए। यहाँ पर m = निकालना है इसी में। तो m = क्या लेना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई v इधर u, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए नीचे है तो क्या होगा, माइनस होगा, और इस वस्तु की ऊंचाई जो है ऊपर है तो क्या होगा, प्लस होगा। फिर ये देखिएगा प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो धनात्मक हो गया, और यहाँ वस्तु की दूरी क्या है, ऋणात्मक है तो माइनस हो गया। और इसको गुणा कर दें तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस भी, और यहाँ प्लस माइनस माइनस यू, इससे कट गया तो m = क्या बच गया, v/u। m = v/u, जो कि हमारा क्या हो गया, आवर्धन हो गया। यही यहाँ पर सिद्ध किया गया है। यह उत्तल लेंस में सिद्ध किया गया है। यहाँ अवतल में भी सेम इसी प्रकार से होगा। देखिएगा ये वस्तु है, प्रतिबिंब यहाँ पीछे बनता है। इसको मैं यहाँ बना कर दिखा दें आपको। ये प्रधान अक्ष है, ये यहाँ पर फोकस बिंदु ले लिया जाए। समानांतर प्रकाश की किरण ले ले, यहाँ जैसे यहाँ तक आएगा इसके द्वारक तक, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ से भी ये मुड़ जाएगा, लेकिन मिलता हुआ कहाँ प्रतीत होगा, इस F बिंदु पर। यहाँ से भी मिलता हुआ कहाँ प्रतीत होगा, F बिंदु पर। तो देखिएगा वस्तु इधर अनंत पर है, वस्तु अनंत पर रख दे या कहीं भी। यहाँ हम m = निकालेंगे तो v/u निकालेंगे तो v क्या हो गया, यहाँ पर ये v हुआ, v कहाँ है, बाएं साइड में है यानी कि माइनस में हो गया। वस्तु भी बाएं साइड में है यानी कि माइनस हो गया। देखिएगा ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ ऊपर प्लस होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब भी सीधा बनता है तो ये भी प्लस हो गया। अब इसके लिए लिख दें हम माइनस प्लस माइनस v / माइनस यू, माइनस माइनस कट गया, m = v/u। ये क्या हो गया, अवतल लेंस में हो गया। ये अवतल लेंस में आवर्धन हो गया। अब लास्ट में बच गया इसकी क्षमता, जो अभी हम लोग निकाले हैं वही है यहाँ क्षमता, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता की फोकस दूरी व्युत्क्रम द्वारा दर्शाई गए मान होते हैं, इसे P से सूचित करते हैं, यानी पावर = लेंस की क्षमता। ये मुख्य रूप से हम लोग मानव नेत्र जब पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। लेंस की क्षमता को पावर से दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता ये होता है 1/f, यानी कि फोकस जो दूरी होती है इसके विपरीत लेंस की क्षमता होती है। इस क्षमता को हम लोग डाईऑप्टर से, किससे, डाईऑप्टर से दर्शाते हैं। डाईऑप्टर को बड़ा D से सूचित करते हैं। डाईऑप्टर भी दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक तब होता है जब ये उत्तल लेंस में हम लोग डाईऑप्टर निकालते हैं तब, और ऋणात्मक कब होता है, जब अवतल लेंस में निकालते हैं तब ऋणात्मक डाईऑप्टर होता है। वही है डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता। इस क्षमता को डाईऑप्टर से मापा जाता है। P = 1/f होता है। P क्या होता है, क्षमता, और f फोकस दूरी। ध्यान रखिएगा कि नोट, फोकस दूरी कभी भी मीटर में ही प्रयोग किया जाता है। सेंटीमीटर में होगा तभी मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर में होगा तभी मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि फोकस दूरी मीटर में ही लिया जाता है। और P जो आता है वो डाईऑप्टर में आता है, क्षमता कहलाता है। प्लस में आएगा तो उत्तल का समझेंगे, और माइनस में आएगा तो अवतल का समझेंगे। अगर फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो इसका मान एक डाईऑप्टर ही होगा, क्योंकि 1/1 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 ही आएगा। अगर क्षमता ऋणात्मक हो तो, क्षमता ऋणात्मक है तो अवतल लेंस को दर्शाता है, ऋणात्मक, माइनस होगा तो। क्षमता धनात्मक हो तो यह उत्तल लेंस को दर्शाता है। इस प्रकार से लेंस यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में दर्पण पढ़े हैं लोग, प्रकाश के परिवर्तन, यहाँ पर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग मानव नेत्र पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।